हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज फिर एक बार आज आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। जैसा कि पता है हम अपना गद्य खंड अपना कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज उसी के अंतर्गत हम अपना चैप्टर लेकर आए हैं 4। पार्ट है 4 जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। ठीक है, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। इसके राइटर है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। इसके राइटर है राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, भारतीय संस्कृति के राइटर है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। अब हमको इसमें क्या करना है, इसको हमें भली भांति समझते हुए चलना है, बहुत ही अच्छे से समझना है। होता क्या है कि राजेंद्र प्रसाद जी एक स्पीच दे रहे होते हैं, कहीं उन्होंने भाषण दिया है, उसी का कुछ अंश इसमें आपके चैप्टर में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें भारतीय संस्कृति आखिर हमारी है कैसी, तो उसी को सजोया गया है इसी में, तो हम आज उसी को समझते हुए अच्छे से चलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये देखिए, भारतीय संस्कृति के बारे में आज हमें अच्छे से यही समझते हुए चलना है। ठीक है, कोई भी बच्चा दिक्कत नहीं करेगा, सामने दिखते हुए चलेंगे, फालतू की बिल्कुल बातें नहीं होंगी, सिर्फ समझना है क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। कह रहा है कि कोई एक विदेशी, अब इसमें एक विदेशी की बात हो रही है, कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी कि कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित है, यानी कि वो भारत के बारे में, एक विदेशी है वो बिल्कुल जानता ही नहीं है कि भारत आखिर है क्या चीज, उसी के बारे में कह रहा है कि कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित है, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे, यदि वो विदेशी एक छोर से यानी एक जगह से दूसरी जगह यदि वो सफर करेगा तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं है। वो कहेगा कि यह एक देश नहीं है बल्कि कई देशों का एक समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। जी बिल्कुल, कह रहे हैं कि जो एक दूसरे से कई बातों में भिन्न है, कई बातों में डिफरेंट है। यहाँ हम अपने देश में देखेंगे कि आप देख सकते हो, कोई भी विदेशी आता है तो कोई दिखता है, देखेगा कोई अपरिचित, यानी कि जिसने भारत को देखा ही नहीं, तो वो देखेगा कि किसी ने भारत में साड़ी पहन रखी है, कोई देखेगा कि हिमाचली ड्रेस पहना है, कोई देखेगा सूट पहना है, तो वो देख के ये कहेगा कि ये एक भारत नहीं है, ये तो कई देशों का एक समूह है, तो वो ये कहेगा। अच्छा जी, प्राकृतिक भिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी। जो प्राकृतिक विभिन्नता है ना, जो प्राकृतिक हमारा नेचर है, नेचर में भी बहुत सारी डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकते हैं। क्या होता है कि जो एक किसी भी महाद्वीप के अंदर नजर आ सकते हैं। हिमाचल की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों में एक छोर मिलेगी। क्या होगा कि जो एक हमारा जो हिमाचल का हिमाचल है, उसमें क्या होगा कि एक बर्फ ढकी हुई मिलेगी, वहां क्या होगा कि बर्फ ही बर्फ नजर आएगी मिलेगी। और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे वो दक्षिण की ओर बढ़ेगा, वहां क्या होगा, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र प्लाविता समतलों को छोड़कर फिर विंध्य अरावली अरावली सतपुड़ा सह्याद्री नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। क्या होगा कि जब वो हिमाचल में जाएगा कोई भी विदेशी, तो उसको ना क्या मिलेगा, एक बर्फ से ढका हुआ एक बर्फ मिलेगी, यानी कि पूरी तरह से ढकी हुई एक पहाड़ी मिलेगी। और फिर जब वो थोड़ी सी आगे चलेगा, जब वो दक्षिण में पहुंचेगा, तो उसको देखने को मिलेगा गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र प्लावनी, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। पश्चिम से पूर्व तक जाने में, जब वो पश्चिम से पूर्व में जाएगा तब क्या होगा, पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। जब वो पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा ना, तो उसको और ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ, जो हिमालय में सर्दी होती है ना, उसके साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़े से
और आग से छुटकारा नहीं देती। अब क्या होता है, कहाँ पर, हिमाचल में। हिमाचल में क्या होता है कि वहां हमेशा सर्दी रहती है, वहां गर्म कपड़े और आग से उन लोगों को छुटकारा नहीं मिलता है ना। समतल प्रांतों की जलती हुई लू, अब क्या होगा, जब वो समतल प्रांत में पहुंचेगा तो उसको जलती हुई लू यानी कि गर्मी देखने को मिलेगी। और कन्याकुमारी की, जब वो कन्याकुमारी में जाएगा तो वहां सुखद मौसम यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा मौसम देखने को मिलेगा, जिसमें ना कभी सर्दी होती है। अब कन्याकुमारी में क्या होता है, ना कभी सर्दी होती है और ना गर्मी, वहाँ इक्वल रहता है, सेम रहता है, ना तो ज्यादा गर्मी रहेगी और ना ही ज्यादा सर्दी रहेगी। कहाँ, कन्याकुमारी में देखने को मिलेगी। तो यही हमारे राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश में यदि कोई भी विदेशी यात्री आता है तो उसको इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कहीं मौसम में परिवर्तन मिलेगा उसको, कहीं उसको ज्यादा सर्दी लगेगी तो कहीं उसको एकदम नॉर्मल ठंडा मौसम रहेगा, कहीं कन्याकुमारी में एकदम सर्दी भी रहती है गर्मी भी रहती है, यानी कि इक्वल रहता है, ना वहां ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर असम की पहाड़ियों में, अब हम पहुंचे हैं असम, यदि असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी। अब असम में क्या होता है, वर्षा, यदि वहां पर 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर में, अब जैसलमेर में क्या होता है, तप्त भूमि भी मिलेगी। अब क्या होगा कि असम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वर्षा होती रहती है। आपने देखा होगा कि असम में लगातार वर्षा होती रहती है। वहीं हम जब जैसलमेर में पहुंचेंगे, जब वो विदेशी जैसलमेर में पहुंचेगा तो वहां तप्त भूमि उसको देखने को मिलेगी, जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती, जहां क्या होता है कि साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। चलिए, कोई ऐसा अन्न नहीं है जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो। अब हमारे जो भारत देश है इसमें ऐसा कोई भी अन्न नहीं है जो यहाँ यानी कि उगाया ना जाता हो, उत्पन्न न किया जाता हो। यहाँ हमको सब कुछ मिलता है अपने भारत देश में। कोई ऐसा फल नहीं है जो यहाँ पैदा न किया जा सके, कोई भी ऐसा फल नहीं है जो यहाँ पर पैदा न किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं है जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जा सके। अब यहाँ कोई भी ऐसा क्या है, खनिज पदार्थ नहीं है कि यहाँ की धरती में, यहाँ की भूमि में ना पाया जा सके। अभी तक तो उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया कि हमारी प्रकृति ऐसी है, वहां सब कहीं का मौसम कैसा है, मौसम के बारे में बताया। अब बता रहे हैं वो खान पान के बारे में कि यहाँ ऐसा कोई भी फल नहीं है जो यहाँ ना मिले, यहाँ कोई भी ऐसा फूल फल नहीं है जो यहाँ ना मिले। हमारे भारत में ओवरऑल सब कुछ मिलता है और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है। अब यहाँ ना कोई भी ऐसा कोई वृक्ष है और ना जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यहाँ ना तो कोई ऐसा कोई वृक्ष है जो ना मिले भारत में, और ना ही कोई ऐसा जानवर है जो हमारे भारत में ना मिलता हो। हमारे भारत में सब कुछ मिलता है, हमारे भारत में सभी कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे भारत में ना मिले। हमारे भारत में सब कुछ मिल जाएगा। यदि कोई भी विदेशी हमारे भारत को देखेगा तो उसको सब कुछ यहाँ मिलेगा। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आग हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। यदि किसी को ये जीता जागता सबूत देखना हो तो यहाँ के लोग जो बसे हुए हैं अलग अलग प्रांतों के, वो उनको देख ले, उनको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ के वेशभूषा, खान पान से सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा कि कैसे है, कहाँ के लोग हैं। ओके, इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं। हमारे भारत में क्या है कि बहुत सारी भाषाएं भी प्रचलन में है और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। और हमारे भारत में क्या है कि बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं है, न जाने कितनी बोलियां हैं। क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, यहाँ एक कहावत है जो मशहूर है। वो कहावत क्या है, कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। अब क्या होता है यहाँ
आपने देखा होगा कि कोस कोस पर, कह सकते हैं 2 कोस या 3 कोस पर हमारी पानी बदल जाता है। एक गांव से अगर आप दूसरे भी गांव जाओगे तो वहां पानी बदला हुआ मिलेगा, वही वैसे ही सेम बोली भी बदली हुई मिलती है हमको। एक गांव से अगर दूसरे गांव चले जाओगे तो वहां का रहन सहन, वहां के वार्तालाप, सब कुछ हमारा अलग ही मिलेगा। तो ये कहावत कही गई है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वानी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जो हमारे भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं ना, वो इस दुनिया में हमारे भारत में भी आकर कुछ कुछ लोग बसे हुए हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे भारत में बोलियों की गिनती बिल्कुल भी आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के समुदायों की भी गिनती आसान नहीं है। यहाँ की जो धर्म है ना, उनकी भी गिनती हम इतनी इजी से कर नहीं सकते हैं, वो भी बहुत कठिन है करना। तो यहाँ के जो भिन्न भिन्न धर्म है ना, संप्रदाय है, उनकी भी गिनती आसान नहीं है करना। ठीक है, इन विभिन्नताओं को देखकर, अब ये जो विभिन्नताएं हैं जो अभी हमने आगे पढ़ी है, उनको देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर यह कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है। यदि कोई भी अपरिचित आदमी यानी कि जो आदमी, यहाँ विदेशी से बात हो रही है, कोई भी विदेशी आकर और घबरा कर ये कह दे कि अरे ये एक देश नहीं है, ये कई देशों का समूह है, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, कह दे वो कि यह एक जाति नहीं कई जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। यदि वो विदेशी कहता है जो भारत से बिल्कुल अपरिचित है, वो कहता है कि ये एक देश नहीं ये कई देशों का समूह है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी आश्चर्य की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएंगी। जो ऊपर से देख लेता है कि हाँ हाँ ये भारत है, ऐसे ही नॉर्मली उसने देख लिया, तो वो उससे गहराई में नहीं जाना, उसने गहराई में देखा ही नहीं भारत क्या है। यदि वो गहराई में देखेगा तो उसको ये सारी चीजें, विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे देखिए, पर विचार करके देखा जाए, यदि हमको विचार करना हो और विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एक एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरोक लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मड़ी या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है, और केवल अपनों ही सुंदरता से लोग को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता में दूसरों की भी सुंदरता सुशोभित करता है। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझिए। यह एक जाति नहीं है, कह रहे हैं कि यह एक जाति नहीं है अनेक जातियों का समूह है। यहाँ कोई भी एक जाति नहीं है, अनेक जातियों का समूह है। तो इसमें आश्चर्य की बात, चकित होने की कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को तो गहराई में नहीं जाता, जो ऊपर से देखता है वो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएंगे, उसको क्या होगा कि विभिन्नता ही देखने को मिलेंगी। चलिए, पर विचार करके देखा जाए, यदि हमको विचार करना है, विचार करके देखा जाए, इन भिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरोक लेती है। एक विभिन्नता भी एक ऐसी है कि उसमें अपने आप में उसको पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। पिरोकर क्या करती है, इतने विभिन्नताओं में भी खुद को पिरो लेती है और एक सुंदर समूह बना लेती है। जैसे रेशमी धागा, कोई भी आपने रेशमी धागा होगा, भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों, अब कोई भी हम फूलों को ले लेते हैं, इसमें एक बताया है कि कोई भी एक विभिन्न प्रकार के आप फूलों को लो
और वो फूल हमें इतने अच्छे नहीं लगते हैं जब हम उसको एक माला बनाकर पिरो लेते हैं, जो उसकी सुंदरता निखर कर आती है। एक मिनट, जो उसकी सुंदरता निखर कर आती है, वो सुंदरता हमें तब महसूस होती है जब वो हमें माला बन जाती है, यानी कि एकजुट हो जाते हैं, तब वो हमारी सुंदरता निखर कर आती है, दूसरों को भी सुशोभित करता है। जब क्या होता है, जब वो एक माला बन जाती है, तब हम उसको किसी को पहना देते हैं तो वो दूसरों को भी सुशोभित यानी कि सुंदर बनाता है। सीधा सीधा इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो अब देखिए आगे यह कहते हैं, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई केवल सिर्फ एक काव्य की भावना है, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हमारे राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। यह कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक काव्य की भावना ही नहीं है, वास्तविक ही ऐतिहासिक सत्य है, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड का मतलब यहाँ हुआ बहुत ज्यादा, और प्रगाढ़ प्रगाढ़ का मतलब हुआ गहरा, प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। यह वास्तव में काव्य की भावना या काव्य की बात नहीं है, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक बात है, ठीक है, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व है ना, अनेकानेक जल प्रतापों। अब ये क्या होता है, यहाँ अनेकानेक जल रहते हैं और प्रवाह, और उनका जो प्रवाह है वो भी, तो संगम स्थल बनकर, वहां का जो संगम स्थल है बनकर प्रकांड यानी कि एक बहुत ज्यादा रूप में, प्रकांड का मतलब हुआ बहुत ज्यादा रूप में, और प्रगाढ़ का मतलब हुआ गहरे समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। यहाँ की जो चीजें हैं वहाँ उसको बताया गया है कि वो एक बहुत ज्यादा रूप में उसको देखा जा सकता है, और एक प्रगाढ़ यानी कि एक समुद्र की तरह उसकी गहराई है, ठीक है, व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। अब जो ये चीज है ना, जो इतनी ज्यादा है, इतनी गहरी है, इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब कह सकते हैं कि जो नदियां है ना, उनके उद्गम, उनका जल है ना, वो अलग अलग जगह तो बह सकता है, लेकिन इनकी धाराएं भी अलग अलग बहती हैं। इनकी जो धाराएं हैं हमारे यहाँ नदियों की, वो भी अलग अलग बह सकती है, और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही है, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल हैं उनको भी पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। अब कह रहे हैं कि यहाँ न जाने कितनी नदियां बह रही हैं, न जाने कितने बहाव हैं नदियों के, लेकिन होता क्या है, वो लास्ट में आकर वो जो सारी नदियां हैं वो एक समुद्र में ही अपने आप को विलीन कर लेती हैं, समुद्र में ही मिल जाती हैं। तो वही कह रहे हैं, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहता है और उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। अब यहाँ की जो संस्कृति है वो सारी, मान लीजिए भले डिफरेंट है, लेकिन है तो सब एक ही भारत देश है। हमने इसको नाम दिया भारतीय संस्कृति, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर नदियों का एग्जाम्पल दिया है। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। आज हम भी क्या है, एक शुद्ध और शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में भी अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे। जो अलग अलग नदियां बह रही हैं वो भी अलग अलग बहती रहे, लेकिन होता ये रहे कि जाकर मिलना समुद्र में ही है, यानी कि रहना हमको एकजुट ही है, ठीक है। आप तो कहते हैं रहे जो जमाने के हजारों, अब ये कह रहे हैं, बहुत सही समझने की बात है, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कामयाब रखे हुए है और रखेगा, जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं। अब ये कह रहा है कि हम कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जो जमाने के हजारों थपेड़ों, यानी कि हमने
अंग्रेजों के न जाने कितने दुख और कष्ट खुद के ऊपर सहे हैं, तो हजारों थपेड़ों और बर्दाश्त किए हैं हमने, न जाने कितने दुखों को बर्दाश्त किया है, फिर भी करता हुआ आज हमारे अस्तित्व में कायम है, रखे हुए जो, और रखेगा। हम हमेशा इसको अपने अस्तित्व में कायम रखेंगे और ये हमारे अस्तित्व में हमेशा कायम रहेगा, जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं। अब हमारे कवि इकबाल थे, वो क्या कह के गए हैं एक बार देखिए। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कह रहे हैं वो कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कह रहे हैं वो हमारे जो इकबाल हैं, यह एक बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती नहीं मिटती नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। अब कुछ तो बात है ऐसी कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सदियों सदियों हमारे दुश्मन पीछे पड़े रहे हैं, जो अंग्रेज लोग थे फिर भी हमारे पीछे पड़े रहे, लेकिन हम भारतीयों में कुछ ऐसी बात तो जरूर है कि हमारी हस्ती ना मिटी है और ना कभी मिट सकती है। ठीक है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। यह क्या है? एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। यह एक आध्यात्मिक स्रोत है, ठीक है, और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये मूर्त रूप लेकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य है, या ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। ऐसा भी हमारा सौभाग्य रहा है कि कभी हमने उनको हंसते देखा है तो कभी हमने उनको रोते हुए भी देखा है, जिसने अमृत तत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया है। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर हुआ है कि हमने ऐसे लोगों को देखा है कि वो कभी हंस रहे हैं तो कभी वो रो रहे हैं, तो कभी उन्होंने क्या किया है कि हमारी जो सूखी हड्डियां हैं ना, उनमें भी हमारे उनको जब जब हम देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि वास्तव में हमारा भारत देश है और हमको गर्व होता है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हम ये बात कह सकते हैं। वह अमृत तत्व सत्य और अहिंसा का है। जो वो अमृत का तत्व है वो क्या है? सत्य और अहिंसा का है। अब यहाँ हम अहिंसा की बात करेंगे, ठीक है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, जो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ इसी देश के लिए नहीं है, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज क्या हुआ है? जो हमारा मानव है ना, उसके लिए ये अत्यंत आवश्यक हो गया है। क्या हो गया है? अहिंसा। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं। अब ये जो हमारा देश है, हम इसमें प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके। अब जो हमारा प्रजातंत्र है, हम इसमें इसकी स्थापना कर चुके हैं। और स्थापना हुई है कि जो एक व्यक्ति है, जो एक पर्सन है, उसको अपने खुलकर जीने का, स्वतंत्रता से जीने का पूरा अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्र, जिसमें वो अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी, और साथ में ही क्या हो कि सामूहिक और सामाजिक एकता भी बनी रहे, है ना। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास हो जाता है। जो व्यक्ति है और समाज है, उसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी विरोध का आभास हो जाता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। व्यक्ति क्या करता है कि अपनी उन्नति चाहता है, अपना विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अपना ही अपना विकास चाहता है, वो अपना ही अपना चाहता है, तो क्या होता है कि पढ़ दो बच्चे रहे, होता ये है कि पढ़ रहे हैं दो बच्चे। अब एक बच्चा चाह रहा है कि मुझे पढ़ना है और पढ़कर अच्छे नंबर लाने हैं, और दूसरा बच्चा चाहता है कि मुझे पढ़ना है और इससे ज्यादा नंबर लाने हैं, यानी कि सामने वाले से ज्यादा नंबर लाने हैं। तो वहां क्या होता है? विरोध उत्पन्न होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमको करना चाहिए अपने लिए और सभी के लिए।
सिर्फ मैं और मैं ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या होता है, फिर संघर्ष पैदा हो जाता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है। अब ये संघर्ष कब दूर हो सकता है, जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। जब ये संघर्ष है ना तभी दूर होगा जब जो सभी है ना वो अहिंसा के पद होंगे। जो अहिंसा के लोग हैं ना सब सोच लेंगे कि हमको अहिंसा करनी है। हिंसा के लोग यदि नहीं होंगे, मार काट वाले लोग यदि नहीं होंगे, तब ही ये करना हमें संभव होगा। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार है इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। हमारी जो संस्कृति है ना इसका जो मूल आधार है ना वो इसी पर आधारित रहा है। किस पर रहा है, हमारे अहिंसा तत्व पर। हमको अहिंसक होना चाहिए, हमें हिंसकता नहीं दिखानी चाहिए। यदि बच्चे को पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा और सामने वाले से अच्छा नंबर लाऊंगा। ऐसा इसमें क्या हो जाता है, हिंसा पैदा हो जाती है। ठीक है, जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांत यानी कि मोरल जो होते हैं, मोरल सिद्धांत का वर्णन आया है, जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांत का वर्णन आया है, जहां जहां नैतिक सिद्धांत की बात हुई है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। क्या हुआ है, जहां भी हमें नैतिक सिद्धांत की बात बताई गई है वहां हमें अहिंसा को ही सर्वश्रेष्ठ यानी कि पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। अब जो अहिंसा है ना उसका दूसरा नाम या दूसरा रूप कह सकते हैं, एक तरह से पूरी तरह से त्याग है। ठीक है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। और जो हिंसा है ना उसका दूसरा रूप कह सकते हैं हम स्वार्थ है, क्योंकि वो बंदा अपने लिए स्वार्थ के लिए करता जाता है, स्वार्थ के लिए करता जाता है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। क्या होता है, वो हमारे भोग के रूप में फिर सामने आता है। किसके रूप में सामने आता है, हमारे भोग के रूप में सामने आता है। तो हमें अहिंसक बनना है, हिंसक नहीं बनना है। यदि हम हिंसक बनेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, विरोध उत्पन्न होता रहेगा और हमारा देश और हम कह सकते हैं एक बेकार हो जाएंगे, है ना। हमारे देश में बिल्कुल भी प्रगति नहीं हो पाएगी। चलिए, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग ही त्याग ही से निकला है। जो हमारी सभ्यता है ना वो भोग भी त्याग से ही निकला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। और क्या हुआ है, जो भोग है ना वो भी उन्होंने त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, अब ये एक श्रुति है वो कहती है तेन तुक्येन भुज्यथा। अब ये कह रही है कि तेन तुक्यते भुज्यता के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। अब हम चाहते क्या है कि समाज और समाज के बीच का विरोध मिटे, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का विरोध मिटे, देश और देश के बीच का जो विरोध है वो सभी मिट जाए। यह सभी वो चाहते हैं, जो इनके बीच में है ना विरोध पैदा हुए हैं वो सभी मिट जाए। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। हमारी जो सारी नैतिक चेतना है ना, सोचने की क्षमता है, वही इसी के ओतप्रोत है, अर्ध गिर्द है। ठीक है, इर्द गिर्द है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। इसीलिए हमने क्या किया कि भिन्न भिन्न विचारधाराओं के जो लोग थे ना उनको स्वतंत्र छोड़ दिया कि आपको जैसा अच्छा लगता है आप स्वतंत्र हो, आप वैसे करो, आप पूरी तरह से अपना विकास करो। हमने उनको अपने अपने रास्ते पर छोड़ दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुट होने दिया। अब हमने क्या किया है कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक अपनाने और भिन्न भिन्न भाषाओं और उनकी भाषाओं को विकसित होने के लिए बिल्कुल एकदम फ्री कर दिया कि आपको जैसी भाषाएं बोलनी है बोल सकते हो, आपको जैसे रहना है आप रह सकते हो। हमने उनको एकदम फ्री कर दिया है। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को
अपने में मिलाया। जो भिन्न भिन्न देश की संस्कृतियां थी उनको हमने अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया। और हमने क्या किया, जो हमारी संस्कृति थी हमने उनको अपने को उनमें मिलने दिया। और देश और विदेश में एक सूत्रता, तलवार के जोर से नहीं। अब क्या होता है, एक देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। अब हमने क्या किया कि हमने कोई मार काट लड़ाई नहीं की, हमने इसको एक बड़ी भली भांति प्रेम से सुलझाया कि भाई आपको वहां के लोग पसंद है, यानी कि हमारे देश के हम पसंद है तो आप हमारी संस्कृति को लीजिए, यदि हमको आपकी पसंद आ रही है तो हम आपकी लेते हैं। तो हमने इसमें ना कोई लड़ाई की ना झगड़े किए, हमने इसको प्रेम से अपना लिया। ठीक है। और स्थापित, और दूसरे के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। और हमने क्या किया कि दूसरों के हाथ पैर और उनकी जमीन है, उनकी जायदाद है, उस पर हमने जबरदस्ती कब्जा बिल्कुल भी नहीं किया। उनके हृदय को जीता। हमने क्या किया कि हमने उनके जो दिल है उसको जीता। और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, जो हमारे चरित्र और चेतना का जो प्रभुत्व है ना, आज भी बहुत अंशों में कायम है, आज भी बहुत लोगों में, बहुत अंशों में कायम है। ठीक है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, जब हम स्वयं, क्या होता है कि उस चेतना को भूल गए हैं और कुछ लोग उसको भूलते भी जा रहे हैं, तो क्या हुआ, अब देखिए वैज्ञानिक है ना, जो हमारे वैज्ञानिक, अब ये यहाँ वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हम बराबर ध्यान रखना है। अब जो हमारे वैज्ञानिक और औद्योगिक है ना, उससे हम कैसे विकास करें, उससे कैसे सुरक्षित रहें, उसके लिए हमको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी दो बातें हैं, आगे देखते हैं। ठीक है। दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवरहित विपदा और पड़ने पर भी हम लोगों को सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। अब क्या हुआ, हमारे ऊपर न जाने कितनी कितनी मानव आपदाएं आई, प्राकृतिक आपदाएं आई, न जाने कितनी कितने हमारे अंदर कष्ट हुए, लेकिन हमने क्या किया, हम लोगों की जो सृजनात्मक शक्ति है ना, हमने उसको कभी भी कम नहीं होने दिया। अपने अंदर की जो पावर है ना, हमने उसको कभी भी कम नहीं होने दिया। हमारे देश में साम्राज्य बने, हमारे देश में न जाने कितने साम्राज्य बने और मिटे, और साम्राज्य बने भी और मिटे भी। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, विभिन्न साम्राज्यों का क्या हुआ, बने और उनका पतन हुआ, खराब हो गए, बिगड़ गए, यानी कि खत्म हो गए, पतन हुआ। हम विदेशियों से आक्रांत और पद दालित हुए, हम जो विदेशी थे उनसे आक्रांत हो गए, मतलब रुष्ट भी हुए थोड़े से। हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए। हम पर क्या हुआ कि प्रकृति ने और मानवों ने बहुत ज्यादा क्या किया, मुसीबतों के जो पहाड़ थे वो हमारे ऊपर ढाए गए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, फिर भी हमारी जो शक्ति थी, पावर शक्ति थी, सृजनशीलता थी, सोचने की क्षमता थी, वो हमारे अंदर बनी रही, हमारी संस्कृति बनी रही, हमारी जो संस्कृति थी फिर भी बनी रही। हमारे ऊपर इतने दुख कष्ट झेले गए, कहते हैं दुखों का पहाड़ टूटा, फिर भी हम वैसे ही अपनी संस्कृति में बने रहे और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हमारा जीवन भी बना रहा और हमारी जो सृजनात्मक शक्ति थी वह भी बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सकें जो संसार के ऐतिहासिक के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। ठीक है। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्रनाथ जैसे मनीषी की कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। अब हमने क्या किया कि हमने गांधी जैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे ऐसे लोगों को हमने पैदा किया। हमारे भारत में ऐसे लोग, इतने महान पुरुष पैदा हुए
और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्धट विद्वान और वैज्ञानिकों को पैदा किया, उन्हीं दिनों हमने ऐसे विद्वानों को पैदा किया जिनका सिक्का संसार मानता है। ऐसे ऐसे विद्वान वैज्ञानिक पैदा हुए कि उनका जो संसार आज भी उनका सिक्का मानता है, आज भी उनका बोला वाला है। हमारे देशों में इतने अच्छे अच्छे लोग जन्मे हैं, हमारे देश, हमको अपने भारत देश पर गर्व होता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, जिन ऐसे हालात थे जिनमें पढ़कर जो संसार की जो प्रसिद्ध जातियां थी ना वो मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे, उसमें क्या हुआ, न हम केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। हम न केवल जीवित ही रहे बल्कि हमारे अंदर जो आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव था ना, हमने उसको भी अपने बनाए रखा। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना, उसका कारण यह है कि हमारी सामूहिक, हमारी जो सभी की मिलकर एक चेतना है ना, वही उसका कारण है। ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो हमारी सामूहिक चेतना है ना, वो ऐसे ही आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत है। हमारी जो नैतिक सिद्धांत है ना, वो ऐसे हैं जो पहाड़ों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है, समुद्रों से भी गहरी और आकाश में भी अधिक व्यापक है, जो समुद्र से भी गहरी है। हमारी जो नैतिकता है वो समुद्र से भी गहरी है और पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है। ठीक है, पहली बात तो हुई ये। अब दूसरी बात क्या कहते हैं, अब ये समझिए। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, जो दूसरी बात है वो इस संबंध में विचार करने वाली है, वो क्या है, वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का है। जो संस्कृति है और सामूहिक चेतना है ना, वही हमारे देश का है। इसी नैतिक चेतना और सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बधी हुई है, जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं। ऐसी प्रकार तो क्या हुआ है कि हमारी जो विभिन्न तरह की जो संस्कृति है, इसी प्रकार तो हमारी बंधी हुई है, विभिन्नताएं हैं, वही उन सब में यह एकता है, वही उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवी के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया था। हाँ, हमारे जो बापू जी थे ना, बापू जी से मतलब यहाँ हुआ हमारे जो गांधी जी थे ना, गांधी जी ने हमारे जनसाधारण को बुद्धिजीवित करने के लिए, नेतृत्व और क्रांति करने के लिए, तत्पर के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। ठीक है, अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो यह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांतिक शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता भी थी और इसी में उनकी सफलता थी। बापूजी ने भी न जाने कितने संघर्ष किए, बापूजी ने भी न जाने कितने संघर्ष किए थे हमको सुरक्षित रखने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारे बापूजी ने न जाने अनगिनत संघर्ष किए थे। मैं तो यही समझता हूँ, अब राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, यानी कि जो हमारे साथ अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुए हैं, उनकी हमें पुनरावृत्ति, दोबारा से हमें उनको दोहराना नहीं है, जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जिनके द्वारा क्या हुआ है कि जो जितने भी संघर्ष है ना वो उत्पन्न हुए हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अब जो हमारी नैतिक चेतना है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी के सहारे हम सब कह सकते हैं रह रहे हैं। यदि हमारी ये नहीं होती ना तो न जाने कौन क्या करता। तो ये कह रहे हैं कि नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात
उसके, ये बार बार कहाँ से आ जाता है, अर्थात उसके पीछे व्यक्तित्व लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर, उसके पीछे क्या होना चाहिए कि व्यक्तित्व यानी कि खुद की भावना यानी खुद का ही लाभ या खुद की ही भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तित्व त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रदान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि खुद ही खुद के लिए लाभ सोचे, खुद ही खुद के लिए भला सोचे और समाज का या दूसरे का ना सोचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देशवासियों को अपने सारे आर्थिक व्यापारी और उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। जो देशवासी है ना, उनको अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से करने चाहिए, यानी कि अपने सारे देशवासी है ना, उनको सारे व्यापार बिजनेस उसी के आधार पर करने चाहिए। व्यक्तित्व स्वार्थों और सत्ता पर जोर ना देकर, जो व्यक्तित्व खुद का स्वार्थ है उस पर जोर ना देकर व्यक्तित्व कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। जो व्यक्तित्व कर्तव्य है ना, उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। और जो हमारी प्रत्येक कार्यवाही है ना, वो इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किस तराजू पर? कि हमें खुद के लिए नहीं सोचना है, सिर्फ खुद ही खुद के लिए नहीं सोचना है, हमें देखना है कि इसमें हमारे भारत का भला है, इसमें तो हम ये काम करेंगे। यदि ये इक्वल है तो हमें ये काम करना है। इसमें यदि हमारा ही भला भला है, हमारे देश समाज का भला नहीं है, तो वो काम हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहिए किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है, कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई भी क्रिया या काम निहित होता है, उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है। जो कार्य हम करते हैं ना, उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ता है और परिणाम भी, और उसका बहुत ज्यादा बड़ा परिणाम भी होता है। यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों ना हो, यदि करने में जो क्रिया कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उसका रूप एक ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जो प्रभाव है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा पड़ता है। क्यों ना हो, एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, उससे यह बात को हम स्पष्ट करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, उससे हम इस बात को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। एक सम्मिलित परिवार है। अब क्या होता है कि एक सम्मिलित यानी कि जॉइंट परिवार है, एक सम्मिलित अच्छा परिवार है, फैमिली है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है। जो एक परिवार है, उसका प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचा सके। अब एक हमारा परिवार है, उसमें एक व्यक्ति काम करता है और वो सोचता है कि हम परिवार के सभी लोगों को सुख पहुंचाएंगे। एक ऐसा काम कर रहे हैं कि उसको हमें एक ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं कि उसमें हम सभी को सुख पहुंचाएंगे। उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है, यानी कि जितना भी उपार्जन कमाया जा सकता है करता है, उसका उपार्जन किया जा सकता है करता है, यानी कि जो व्यक्ति है उसको जितना कमाया जा सकता है, खुशी दी जा सकती है, वो करता है, अपना 100% देता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है। सबका एक सामूहिक जो उपार्जन है, सैलरी है, पैसा है, मान लीजिए हम मान के चलते हैं 1 रुपया है, एक रकम होती है जिसमें अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं है। अब 1 रुपया कमाने से ज्यादा शक्ति उस परिवार में नहीं है। क्या है कि वो परिवार सिर्फ 1 रुपया कमा सकता है। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है। उस परिवार का जो प्रत्येक व्यक्ति है, वो उसी भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए। अब वो सोचता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता है। और वो क्या भी करता है, उपार्जन भी करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना ही होगा। सब व्यक्तियों का क्या होगा कि सामाजिक उपार्जन है ना, वो उतना ही होगा जितना कि प्रथम मुक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों में स्थितियों में बराबर होगी। और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। यदि अब देखिए क्या होगा कि एक हमारी ज्वाइंट फैमिली है, उसमें से कमाता है कोई, मान लीजिए 1 रुपया। अब वो सारे परिवार को खुश रखना चाहता है, सुखी रखना चाहता है,
तो क्या होगा कि उसको यदि हम आधा आधा भी बांट देंगे तो सारा परिवार सुखी रह लेगा हमारा, यदि हम उसको आधा आधा बांट भी देंगे, ठीक है। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि क्या होगा, एक बंदा, एक फैमिली क्या सोच रही है कि ये सिर्फ मैं ही करूं, एक परिवार के जो सदस्य हैं वो सोच रहे हैं कि मैं सारे परिवार को खुश रखूं, और उसी परिवार में एक सदस्य सोच रहा है कि सिर्फ मैं अपने अपने लिए करूं, मैं अपने अपने लिए करूं। अब यदि वो बांटा जाएगा तो बराबर ही रहेगा, लेकिन इन दोनों बातों में अंतर क्या रहेगा, बड़ा ही अंतर पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, जो पहली स्थिति है ना उसमें संघर्ष का कोई भय नहीं था, पहली स्थिति पड़ी थी उसमें हमें संघर्ष का यानी कोई डर नहीं था कि हमें संघर्ष करना है, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, वहां क्या हो रहा था कि कोई भी अपने लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा था, वो सबके लिए कर रहे थे। दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है, दूसरे में क्या होगा, संघर्ष, संघर्ष करना जरूरी यानी कि अनिवार्य हो जाएगा, वह मोस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। वहां क्या हो रहा है, एक परिवार में हो रहा था कि वो सभी के लिए कर रहा था, एक परिवार में हो रहा है कि वो अपने लिए ही कर रहा है। तो जो अपने लिए कर रहा है ना उसके लिए क्या होगा, संघर्ष हो जाएगा, और जो सभी के लिए कर रहा है उसके लिए कोई भी संघर्ष नहीं होगा, उसे कोई भी भय नहीं सताएगा, ठीक है। हम समझते हैं अब क्या होता है, सभी सामने देखते हुए चलिए बेटा, चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो फालतू की बातें बीच में ना करते हुए हम सीधे सीधे टॉपिक पर आ रहे हैं, ठीक है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाए, और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसकी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। यदि हम कह सकते हैं कि हम समझते हैं कि हम हमारी संस्कृति का तकाजा मिटाना है, पहली यदि हम अपने समाज का दुख मिटाना चाहते हैं तो हमको पहली स्थिति में रहना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि हमको सभी को साथ लेकर सभी को खुशी देखने का मौका मिले, इनको मौका कैसे भी दिया जाए, ये कैसे खुश रहे, तो हमको सभी को साथ लेकर रहना पड़ेगा। और संसार का संघर्ष मिटाना है, यदि हमें संसार का संघर्ष मिटाना है तो सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। हमको यही भावना सर्वमान्य बनानी होगी कि हमको सभी को सुख देना है, खुशी देना है, यही हमारा कर्तव्य है, कर्म है। जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक हम ये सोच नहीं लेते, ऐसा अपना दिमाग माइंडसेट सेट नहीं कर लेते, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो चाहे देश देश के बीच का हो, वर्तमान ही रहेगा। अब संघर्ष चाहे कोई भी हो, या तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो या देश देश के बीच का हो, वो मिट नहीं सकेगा। यदि हमने भावना बना ली है कि खुद खुद के लिए करना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए न करके हमको सभी के लिए सोचना होगा, ठीक है। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, आज जो विज्ञान है वो मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होती ही रहेगी। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें, ठीक है। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं है। जो नैतिक शक्ति है ना वो हमारे मानव के लिए हितकर नहीं है, वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसका उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। देखिए अब देखिए क्या होता है, वर्तमान युग में जो हमारा वर्तमान युग चल रहा है, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है। अब क्या बात विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदमय कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। अब हमको देखना है कि जो हमारे भारत का टेस्ट है ना, स्वाद है ना, वो अन्य प्रजातियों अन्य लोग अन्य विदेश के लोगों को कैसे उनको टेस्ट कराया जाए, उसका स्वाद उनको कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। अब कौन सी दो बातें विचारणीय हैं, क्या कहते हैं राजेंद्र जी हमारे, क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्य संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संग लिपि
अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें। क्या होगा कि जो हमारी संस्कृति है उसे देवनागरिक में छपवाने का आयोजन किया जाए तो उनकी समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहां तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरिक में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे। यदि ये देवनागरिक लिपि में कोई भी ग्रंथ है, कुछ भी छपने लगे, जो भी है वो छपने लगे, तो क्या होगा कि वो हमारे जो देश के लोग हैं ना, वो भी समझने लगेंगे उस भाषा को, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को सफल परिश्रम से समझता जाएगा। अब राजेंद्र कह रहे हैं कि यदि हमको ये समझना है और समझाना है दूसरे लोगों को, किसी विदेशी को हम अपने देश का टेस्ट कराना चाहते हैं तो कैसे कराया जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि देवनागरिक लिपि में उसको छपवा देंगे, जिससे वो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है, अब पहली बात तो हुई कि उन्होंने देवनागरी लिपि के बारे में बात की। अब दूसरी बात यह है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए, एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। जो एक ऐसी भी संस्था स्थापित की जाए जो ये भाषा है ना हमारे, पहली में तो कहा उन्होंने उन भाषाओं को देवनागरी लिपि में छपवा दो, दूसरी में कह रहे हैं कि ऐसा भी कोई ट्रांजैक्शन यानी कि ट्रांसलेट करने वाला होना चाहिए, भाषाओं का आदान प्रदान करने वाला होना चाहिए, पर होना चाहिए सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे, यानी कि कोई भी अनुवाद कर रहे हैं तो उसको वो अपने शब्दों में, यानी कि जैसे कोई अंग्रेज है, वो इंग्लिश बोल रहा है, तो वो हिंदी में एक ऐसा भी होना चाहिए कि हिंदी में डब करके वो हमको समझा सके, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी, साथ ही वह संगम साहित्यकों को प्रोत्साहित भी प्रदान कर सकेगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो हमको भाषाएं समझने में बहुत ही सहूलियत महसूस होगी, हमारी हिंदी को वो आराम से विदेशी समझ सकेंगे। यदि हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमारी भाषा को कोई भी डब करके उनको इंग्लिश में समझा देगा और इससे हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। ऐसा क्या होगा, साहित्य के जो स्तर है ना उनका निर्धारण करने में अच्छा काम कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप उसके दूसरे रूप में गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत में अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित है। भारत में क्या है कि एक सूत्र है और इसके द्वारा ये प्रचलित है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है। अब ये जो सारी विषय है ना, इसको हमको एक प्रतिज्ञा के रूप में ध्यान में रखकर विचार करना है। जो एक भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवाई थी। एक भवन में क्या किया था, शाहजहां ने उसको खुदवा कर उसमें खुदवाया था। उसने गर्व के साथ खुदवा दिया। उसने क्या किया कि उस सबको विषय पर हमको इस विषय को ध्यान में रखकर विचार करना है। जो एक भवन में शाहजहां ने क्या किया, उसके निर्माण के लिए उसको खुदवा दिया और गर्व के साथ खुदवाया। किसके साथ? गर्व के साथ। और उसमें लिखवाया कि गिर फिरदौस बर रूही जर्मी अस्त ही अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। कहते हैं कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। यानी कि पृथ्वी पर कहीं भी स्वर्ग है तो सिर्फ भारत में है, भारत में है, भारत में है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदत सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो जाएगा या हो गया होगा। यह हमारे जो यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो कहाँ है? यदि जो ये सारी पृथ्वी है, जहाँ भी स्वर्ग है तो वो सिर्फ यही है, यही है, यही है। और ये तभी हमको मिलेगा जब हम सब लोग एकजुट रहेंगे, अहिंसक रहेंगे, हिंसक नहीं बनेंगे, तभी हमें इसका लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है।
प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। राजेंद्र प्रसाद जी, हमारी भारतीय संस्कृत चैप्टर क्लोज होता है यहीं। फिर मिलते हैं इसके गद्यांश आधारित प्रश्न और आंसर लेकर, क्वेश्चन आंसर लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।